चलिए स्टार्ट करें। देखो, लास्ट क्लास में सरफेस टेंशन की बात की थी, आज उसी के ऊपर क्वेश्चन करना है। ठीक है, एक मिनट देखिएगा, थोड़ा सा 5 मिनट के लिए रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन करते हैं। सरफेस टेंशन के कल दो फार्मूले पढ़ाए थे ना। एक सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, और एक सरफेस टेंशन का फार्मूला क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया ना। इसको आप क्या कह सकते हो, फोर्स इज इक्वल टू टेंशन इनटू लेंथ। इसको आप क्या कह सकते हो, एनर्जी इज इक्वल टू टेंशन इनटू एरिया। समझ आ रहे ना। यहां से आप बोल सकते हो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, लेंथ, और यहाँ पे एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। समझ आ रही ना बात। तो एक बात यहाँ पे समझ आती है जो इंपॉर्टेंट है, एक मिनट सुन लीजिए। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अच्छा, टेंशन क्या है बताइए, टेंशन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ना। क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो अगर टेंशन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है तो पहली चीज टेंशन दो, इस पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, टेंशन इज इक्वल टू क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, और टेंशन इज इक्वल टू क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया। टेंशन ना फोर्स पे डिपेंड करता है ना लेंथ पे, टेंशन ना डिपेंड करता है एनर्जी पे ना एरिया पे। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कभी भी फार्मूले के अकॉर्डिंग नहीं डिपेंड करता। ये बात क्लियर रहेगी ना। टेंशन एनर्जी और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, और टेंशन फोर्स और लेंथ पे डिपेंड नहीं करे। टेंशन किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। टेंशन किस पे डिपेंड करता है, एम्प्योरिटी पे। एम्प्योरिटी अगर ऐड करते हो तो सरफेस टेंशन चेंज होता है। समझ गए ना, क्लियर रहेगी। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, वो वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। बताया था कि अगर आपके पास एक बिगर ड्रॉप है ना, जिसकी रेडियस कितनी है, आर है, इससे छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बनती है, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बनती है इस तरह से। समझ आ रही ना बात। तो इसका एरिया इनिशियल और ये एरिया क्या होता है, फाइनल होता है। समझ आ रही ना बात। और इसमें मैं आपको बताया था, अभी आपने एनर्जी का फार्मूला पढ़ा, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है, ड्रॉप की। किसकी बात हो रही है, ड्रॉप की। ड्रॉप और बबल में फर्क होता है, याद रखिएगा। ड्रॉप और बबल में क्या होता है, फर्क होता है। तो ड्रॉप की बात हो रही है, अगर एक बिगर ड्रॉप किस में टूटती है, स्मॉलर ड्रॉप में। तो अच्छा, एरिया का अगर फार्मूला लिखोगे, ये 4 पाई आर स्क्वायर, और ये क्या होता है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। एक का एरिया, एक ड्रॉपलेट का, जिसकी रेडियस कितने के बराबर है, आर के बराबर। ऐसी कितनी ड्रॉप्स हैं, एन ड्रॉप। समझ आ रही है। और एक चीज मैंने आपको बताया था, यहां पे n की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो n की वैल्यू आप निकाल सकते हो। एक चीज है जो नहीं बदलती लिक्विड के केस में, जो वॉल्यूम पहले था वही वॉल्यूम बाद में होगा। जो वॉल्यूम पहले था वही वॉल्यूम बाद में होगा। तो V1 इज इक्वल टू क्या होता है, V2। तो पहले केस में वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका कितना होगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। और ऐसी कितनी ड्रॉप्स थी, n ड्रॉप्स। तो n से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे n की वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हो ना। n की वैल्यू आप जब रखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। और ये बात भी पता चल जाती है कि एरिया फाइनल बढ़ जाता है। जब बड़ी ड्रॉपलेट छोटे में टूटती है तो एरिया बढ़ जाता है, और जब छोटी ड्रॉपलेट मिलके क्या बनाएगी, बड़ी ड्रॉपलेट, तो एरिया घट जाता है। समझ आ रही ना बात। ये दोनों बातें क्लियर रहेगी, समझ आ रही। अब एक चीज मैंने आपको अभी बोर्ड पे लिखा हुआ था, एनर्जी के फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी के फॉर्म में सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू टेंशन इनटू एरिया। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर बड़ी ड्रॉपलेट टूटती है किसमें, छोटी ड्रॉपलेट में, तो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी।
ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये किसकी वजह से आता है? एनर्जी में चेंज। किसकी वजह से आता है? एरिया में चेंज की वजह से। किसमें चेंज की वजह से? एरिया में चेंज की। अब ये ड्रॉपलेट के लिए फॉर्मूला हुआ। अब मैं आपको बताऊं ड्रॉपलेट क्या होती है। अंदर लिक्विड होता है पूरा भरा और बाहर क्या होती है? एयर होती है। तो उसके लिए ये फार्मूला है। अगर यहीं पे बबल के लिए बात होती, किसके लिए? बबल के लिए, तो बबल के अंदर भी क्या होता है? एयर, और बाहर भी क्या होती है? एयर ना। तो दो सरफेस में सरफेस टेंशन काम करता है। तो यहां पे कितना हो जाता? 2 हो जाता। 2 से क्या हो जाता? मल्टीप्लाई। तो याद रखिएगा ड्रॉपलेट के लिए ये फार्मूला है और बबल के लिए क्या हो जाएगा? 2 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। क्योंकि बबल में क्या होती है? 2 तरफ एयर होती है और ड्रॉपलेट में सिर्फ एक तरफ होती है। समझ गए ना? अब यहां तक हो जाने के बाद मैंने कल आपको बताया था यहां पे टी हो जाएगा और यहां पे ए फाइनल और यहां पे क्या हो जाएगा? ए इनिशियल। और ये क्या आ जाएगा? चेंज इन एनर्जी का फार्मूला आ जाएगा। समझ आ रहा? अब यहाँ पे एरिया का वैल्यू रख दो, ये वाला एक फार्मूला और ये वाला अगर आप रखते हो तो टी और ये कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर एन माइनस 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहां से क्या कॉमन होगा? 4 पाई कॉमन होगा। यहां पे क्या हो जाएगा? एन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बस इसी पे आज क्वेश्चन करना है हमें। ठीक है, कल यहां तक मैं पढ़ा के गया था। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब एक बात और दोहरा लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। अगर बड़ी ड्रॉपलेट छोटी ड्रॉपलेट में टूटती है तो एरिया फाइनल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। एरिया फाइनल बढ़ने की वजह से एनर्जी कैसी आएगी? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव एनर्जी आई तो पहले एनर्जी कम थी, अब एनर्जी क्या हो गई? ज्यादा। अगर एनर्जी ज्यादा हो गई तो एक ही चीज हुआ होगा, एब्जॉर्प्शन ना। और अगर छोटी छोटी ड्रॉपलेट मिलके क्या बनाती हैं? बड़ी ड्रॉपलेट बनाती हैं। तो बड़ी ड्रॉपलेट अगर बनाती हैं तो पहले एरिया ज्यादा है, फिर एरिया क्या हुआ? कम। अगर एरिया कम हुआ तो एनर्जी क्या हुई? कम। अगर एनर्जी कम हुई तो इसका मतलब पहले एनर्जी ज्यादा थी, अब कम है, तो इसका मतलब एनर्जी क्या हो गई? रिलीज। अब एक चीज आती है टेम्परेचर की बात। अगर अब मैंने आपको याद रखने का तरीका बताया था, स्प्रे वाली दुकान पे जाते हो जब वो नाई मारता है स्प्रे तो हमें ठंडा फील होता है। तो बड़ी ड्रॉपलेट किस में टूटती है? छोटी में। तो टेम्परेचर घट जाता है और जब छोटी ड्रॉपलेट बड़ी ड्रॉपलेट बनाती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। इतनी बातें कल हो गई थी। अब चलिए इस फार्मूले पे क्वेश्चन करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, ये देखिए आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखो सुनो, ए वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस इतना मीटर ना, इतना मीटर इज ब्रोकन इनटू 1000 इक्वल ड्रॉपलेट। एक बिगर ड्रॉप टूटती है किसमें? 1000 छोटी इक्वल ड्रॉपलेट में। ठीक है, ये 1000 ड्रॉपलेट। अब बनाऊंगा तो बोर्ड भर जाएगा 1000 ड्रॉपलेट। कैलकुलेट द गेन एनर्जी इन दी सरफेस। मतलब सरफेस एनर्जी जो गेन होगी, जाहिर सी बात है पहले एनर्जी क्या होगी? कम। अब एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो एनर्जी जो गेन होगी और सरफेस टेंशन आपको दिया हुआ है, आपसे सीधा क्या पूछा है? एनर्जी पूछा है। तो चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू टेंशन इनटू क्या होता है? ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। बस ये बेसिक सा फार्मूला आप याद रखिएगा। यहां पे टेंशन रहने दो, इनटू एरिया क्या होगा बताइए? 4 पाई आर स्क्वायर ना। ये छोटी ड्रॉपलेट का, एक ड्रॉपलेट का एरिया हुआ ना। ऐसी कितनी ड्रॉपलेट हैं? एन माइनस क्या हो जाएगा? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? बस वैल्यूज पुट करनी है। और 4 पाई को चाहो तो बाहर कर लो, टी इंटू 4 पाई, अंदर क्या हो जाएगा? एन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है? स्मॉल आर निकालना है। तो वही वाला तरीका, पहले वॉल्यूम जो होगा 4/3 पाई आर क्यूब बराबर होगा किसके? किसके बराबर होगा? एक छोटी ड्रॉपलेट का वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ऐसी कितनी ड्रॉपलेट है? 1000। 1000 मतलब 10 की पावर 3।
अच्छा 4/3 ये कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए था, स्मॉल आर चाहिए था, इसको इधर लेके चले आओ। आर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब डिवाइड बाई 10⁻³ तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r/10। यहां तक कोई दिक्कत, ये पावर हटा देगा ना, r/10 हो जाएगा। यहां पे रख देते हैं तो कितना हो जाएगा। अब देखो टेंशन की वैल्यू कितना दी हुई है, 0.075 इंटू 4 पाई इंटू ब्रैकेट के अंदर n की वैल्यू 1000 1000 1000 और ये इसकी वैल्यू, इसका स्क्वायर करना है ना, तो r² बाई कितना हो जाएगा 100 और कितना हो जाएगा माइनस r² कितना आ जाएगा, 2 0 कैंसिल, 10r² माइनस r² कितना हो जाएगा 9r²। r की वैल्यू दी हुई है, बस सॉल्व कर लोगे आ जाएगा। क्लियर रहेगा ना, करके बताइए। इस वाले क्वेश्चन को देखें। देखो, ए बिगर ड्रॉप इज फॉर्म्ड बाय कोएलेसिंग 1000 स्मॉल ड्रॉप्स, मतलब जुड़ना छोटी ड्रॉप से 1000 बड़ी ड्रॉप, जस्ट उसका उल्टा है क्वेश्चन। 1000 बड़ी ड्रॉप बनती है, दिस सरफेस एनर्जी विल बी, दिस सरफेस एनर्जी विल बिकम, ये रेशियो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, रेशियो। ध्यान से देखना, पहले छोटी ड्रॉप से क्या बनती है, छोटी ड्रॉप से बड़ी ड्रॉप बनती है ना। ये छोटी ड्रॉप हो गई और ये बड़ी ड्रॉप हो गई, इसकी रेडियस r और इसकी रेडियस स्मॉल r। ठीक, अब देखिए कितनी ड्रॉपलेट हैं, n की वैल्यू कितना है 1000। ठीक, अब देखो सबसे पहले इस इनिशियल एनर्जी को निकालो। एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, टेंशन इंटू एरिया ना, टेंशन इंटू एरिया। टेंशन इंटू एरिया कितने के बराबर होगा, 4 पाई ना, 4 पाई स्मॉल r², यही होगा ना 4 पाई r²। ये एक ड्रॉप का है, ऐसी कितनी ड्रॉप है, n से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई ना। अच्छा इसकी एनर्जी निकालो, U फाइनल निकालोगे तो क्या होगा, टेंशन इंटू एरिया, ये कितने के बराबर हो जाएगा, टेंशन इंटू एरिया कितना होगा 4 पाई r² ना। अच्छा अब यहां पे मुझे रेडियस की वैल्यू अगर निकाल दूं तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। n की वैल्यू कितने के बराबर है, 1000 ना, ये कितनी ड्रॉपलेट्स थी 1000। अब स्मॉल r और कैपिटल R में रिलेशन निकाल लेते हैं, वही फिर मुझे करना पड़ेगा। कितना था 4/3 पाई स्मॉल r³, एक छोटी ड्रॉपलेट का वॉल्यूम, ऐसी कितनी ड्रॉपलेट है 1000 इज इक्वल टू क्या होगा 4/3 पाई कैपिटल r³। वॉल्यूम छोटी ड्रॉपलेट का बराबर होगा वॉल्यूम बड़ी ड्रॉपलेट का। क्या कट रहा है, काट लो। अच्छा यहां से निकल जाएगा स्मॉल r की वैल्यू, स्मॉल r की वैल्यू कितना आएगी बताइए, स्मॉल r की वैल्यू आएगी r³ डिवाइड बाई 10⁻3, ये क्यूब आएगा तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, r/10 आ गया ना। तो यहां पे रख दो, तो r/10 रखोगे तो कितना हो जाएगा, t इंटू 4 पाई r² बाई कितना होगा 100, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 10। अब आपको कह रहा है द सरफेस एनर्जी विल बिकम, सरफेस एनर्जी जुड़ने के बाद, तो मतलब ऊपर कौन सा होगा फाइनल और नीचे कौन सा होगा इनिशियल। ये मीनिंग समझ आ रही है ना, जुड़ने के बाद सरफेस एनर्जी कर, तो U फाइनल डिवाइड बाई U इनिशियल कर लो, कितना आएगा, कितना आएगा 1/10, सही हो जाएगा। समझ आ रही ना, कर लो इसको, कर लो,
मैं नेक्स्ट करा दूं, लिख रहे हैं आप लोग है आंसर? हाँ, फाइनल आंसर लिखते चलिए। हो गया? समझ गए ना? क्वेश्चन पूरे समझते चलिएगा। 1/10 आएगा, ये डिवाइड बाई ये करना है, ठीक है। लिख चुके? चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये वाला क्वेश्चन देखो। A small liquid drops of radius capital R is divided into 27 liquid drops। देखो, एक बड़ी ड्रॉप टूटती है किसमें? 27 स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स। 27 n is equal to 27, ठीक है। If the surface tension is T, then work done in the process will be। वर्क डन आपसे पूछा, तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले इनिशियल एरिया आप पता कर लो। इनिशियल एरिया वो इनिशियल एरिया और फाइनल एरिया। फाइनल एरिया कितने के बराबर होगा? n टाइम्स 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? इनिशियल कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये बार बार जानते हैं, मैं शुरुआत से क्यों कर रहा हूं, ताकि आपकी हैबिट पड़ जाए। समझ आ रहे? तो यहां से 4 पाई क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा? n आर स्क्वायर माइनस इतना। अब आप क्या करेंगे? n की वैल्यू आपको पता है कितने के बराबर है? t इंटू 4 पाई कितने के बराबर है? 27 ना, 27 के बराबर है। स्मॉल आर की वैल्यू चाहिए, निकाल लेते हैं वॉल्यूम से। 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब बराबर होगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इंटू कितना? 27। ये कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए था? आर की वैल्यू चाहिए था। आर क्यूब इज इक्वल टू सी। चेक कर लो थोड़ा सा, मुझे लगता है बी होना चाहिए। ये कितना हो जाएगा? आर क्यूब डिवाइड बाई 27। तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर बाई कितना हो जाएगा? 3 ना। आर इज इक्वल टू आर बाई 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बताइए? आर स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 9, और ये माइनस आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? t इंटू 4 पाई, और ये कितना हो जाएगा? 9 3 जा 2 आर स्क्वायर। तो कितना आ रहा है? 2 4 जा 8, बी वाला से। अब कर ले जाओगे ना। 4 क्वेश्चन हो गए, कल एक लास्ट में करा के गया था, और 3 इधर हो गए। खाली इस बेसिस पे वर्क या एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। अच्छा, ड्रॉपलेट के केस में बस इतना सा याद रखना है, यहां पे ऐसे ही रहता है, और अगर बबल होगा तो 2 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ठीक है, अभी उसके भी क्वेश्चन करा देता हूं मैं, जब 2 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं आप। आया? नहीं आया आंसर? समझ आया? एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बताइए है, इस क्वेश्चन को बताइए। ओए इधर देखो, क्वेश्चन छूट जाएगा। सॉल्यूशन तो मैं बता रहा हूं ना। नहीं मैच कर रहा है क्या कैलकुलेशन? थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। मैं तो कराया हूं ना बोर्ड। इसको बताइए कौन सा सही होगा? एथिन स्टेनलेस स्टील नीडल कैन lay floating on a still water surface,
हाँ ठीक है, निडल वाटर सरफेस पे तैर सकती है। एनी ऑब्जेक्ट फ्लोट्स व्हेन द बायंसी फोर्स बैलेंस द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाँ, बायंसी फोर्स तो तैराता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बात सही है। लेकिन सरफेस टेंशन, पहली वाली लाइन को कौन तैरा रहा है? सरफेस टेंशन। उसको पिन को कौन तैराता है, कौन रोकता है? कल पढ़ाया है ना, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन भी तैरा सकता है, मतलब किसी चीज को फ्लोट करा सकता है। तो सही तो है, लेकिन सही किस पे? बी पे करेंगे, ए पे नहीं करेंगे। रीजन नहीं है ये। बायोंसी का कॉन्सेप्ट सरफेस टेंशन में कैसे घुसेगा? करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगी? इसको कर लीजिए। एक बार पढ़ लो, मतलब सही से जहन में बैठ जाए रीजन क्या है गलत होने का और सारी चीजें। ठीक है, हो जाएगा। चलो एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगली चीज, इस क्वेश्चन को करा करके फिर अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा मैं इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं। समझ आ रही ना बात? कभी भी जब भी नेचर को मौका मिलता है, एक मिनट, कल भी बताया था इस बात को, आज फिर मैं बता रहा हूं। कोई भी चीज नेचर जब बनाती है या करती है ना, तो वो चाहती है कि कम से कम एनर्जी में काम हो जाए हमारा। समझ आ रही ना बात? तो एक बात अगर आप देखोगे, तो अगर सरफेस टेंशन की डेफिनेशन देखोगे, सरफेस टेंशन क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट एरिया। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा? सरफेस टेंशन, टी से लिखते थे ना। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? टेंशन इनटू एरिया। अब देखो, जैसे मान लेते हैं आपको मैंने लिक्विड दिया, क्या दिया? लिक्विड, मान लेते हैं वाटर दिया। अब वाटर दिया तो आप उसको कई शेप में बदल सकते हैं, स्फेरिकल बना सकते हैं, क्यूबिकल बना सकते हैं, क्यूबॉइड बना सकते हैं, मतलब बहुत सारे शेप पॉसिबल है। समझ आए? लेकिन अगर आप देखोगे जब बूंद गिरती है तो हमेशा स्फेरिकल होती है। ऐसी होती है, स्फेरिकल होती है। उसके पीछे कहानी ये है कि उसका एरिया बहुत छोटा होता है। मतलब जितने नेचर में शेप्स है ना, सबसे कम एरिया जो होता है वो स्फीयर का होता है। सबसे कम एरिया किसका होता है? स्फीयर का। तो सबसे कम एरिया अगर स्फीयर का होता है तो इसके पास सबसे कम एनर्जी लगेगी। समझ आ रहे? तो नेचर हमेशा किसको फॉलो करता है? एनर्जी जिसमें क्या हो, कम लगे। समझ आ रही ना? तो इसीलिए ड्रॉपलेट्स कैसी होती है? स्फेरिकल होती है। तो अब आप देखिएगा, आप यहां पे थोड़ा सा फील करिएगा इस बात को। कह रहा है ना, हमने ए साइड में पिन मार दिया, ये सोप बबल की लेयर थी और एक धागा उसके ऊपर था। नहीं समझ आ रहे? ये पिन है, मतलब ये सर्कुलर, समझ आ? और ये क्या है इसके ऊपर? सोप बबल। बचपने में किए हो गया, ऐसे फूक कर उड़ाया होगा इस तरह से। ये सोप की लेयर है। अब सोप की लेयर में ए वाले हिस्से में क्या कर देते हैं? पिन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पिन कर देते हैं। अब पिन करने के बाद सरफेस टेंशन क्या करता है? सरफेस टेंशन ही वो जो नेचर का काम करके देता है ना। थोड़ा सा और एक बात बताऊं, नेचर की जो एनर्जी कम होती है, मतलब नेचुरल प्रोसेस में कम एनर्जी लगती है, उसके पीछे ये जो एरिया घटाने का, ड्रॉपलेट को स्फीयर बनाने का काम किसने किया है? सरफेस टेंशन ने। किसने किया है? सरफेस टेंशन। थोड़ा सा एक और एग्जांपल समझाऊं तब और अच्छे से समझ आएगा। मान लेते हैं ये एक फ्रेम था, ये फ्रेम था और फ्रेम पे एक ऐसे मतलब लाइन लगी, क्या कहते हैं, एक इस तरह से रॉड है, फ्रेम है। इसके ऊपर मैंने लगा दिया सोप की लेयर। क्या लगा दी? सोप की लेयर। अब अगर आप देखेंगे ना, सोप की लेयर क्या करेगी? इसको अपनी तरफ खींचेगी। क्या करेगी? इसको अपनी तरफ खींचेगी। अगर ये सोप ले, अच्छा खींचना क्यों है? एरिया क्या करना चाहता है? कम करना चाहे। तो एरिया कम करने की कोशिश हमेशा करता है। तो एरिया कम करने की कोशिश करेगा तो ये क्या होगा? एरिया कम होने लगेगा। तो सरफेस टेंशन का काम क्या है? एरिया को कम करना। समझ पा रहे हो ना? तो सरफेस टेंशन का काम है एरिया को कम करना, जिससे एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो अगर इस वाले हिस्से में पिन मार दोगे, इस वाले हिस्से में पिन मार दोगे तो ये तो फट जाएगा ना। ये क्या कर जाएगा? ये वाला हिस्सा फट जाएगा, ये वाला बचेगा। अब ये वाला बचेगा तो ये क्या करेगा? अभी एरिया ज्यादा है ना, तो अपने एरिया को क्या करेगा? मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। तो ये धागा ऐसे हो जाएगा।
नहीं समझ आ रही बात? इतनी दूर में सोप बचा हुआ है ना, सोल्यूशन इतनी दूर में बचा था, ये इतने हिस्से में बचे था, तो इस अपने एरिया को जितना कम कर सकता है वो कोशिश करेगा कि कम हो जाए। और कब तक इसको घटाता रहेगा? जब तक ये पूरी तरह से क्या ना हो जाए, टाइट ना हो जाए, तो एरिया घटाने की कोशिश करेगा। अब ए साइड से देखोगे तो आपको कॉनकेव दिखेगा या कॉन्वेक्स? ए से क्या दिखेगा? कॉनकेव दिखेगा। तो देखिए, बिकम कॉनकेव टुवर्ड्स ए। अगर इधर से फोड़ देते हो तो कैसा दिखेगा? ए से कैसा दिखेगा? कॉनकेव टुवर्ड्स ए। ये बात सही है। बिकम कॉन्वेक्स टुवर्ड्स ए, ये बात क्या है? गलत है। समझ गए ना? थोड़ा सा और एक एग्जांपल मैं आपको थोड़ा फील बताऊं। जैसे मान लेते हैं ये फ्रेम है, ठीक है, ये फ्रेम है और इस पे लगा हुआ है सोप बबल, इस पे सोप बबल लगा हुआ है, समझ आ रहा? और एक इसके ऊपर जो है इस तरह से धागा रख दीजिए, ऐसे टेढ़ा बेढ़ा कैसा भी है, ऐसा है, ऐसे शेप का है, ठीक है, ऐसे शेप का है। अब ये पूरे पे लगा हुआ है, इसके ऊपर पूरा सोप की लेयर है, इसके ऊपर धागा आपने रख दिया। अब धागा रखने के बाद अगर इस हिस्से को फोड़ दोगे, देखना धागे पे जानते हैं दोनों तरफ अभी फोर्स लग रहा है, ध्यान से सुनना, बाहर की तरफ भी लग रहा है, समझ आ रही ना? बाहर वाले बाहर की तरफ खींचना चाहते हैं और अंदर वाले किस तरफ खींचना चाहते हैं? अंदर की तरफ खींचना चाहते हैं ना। अगर बाहर से फोड़ दोगे, तब बाहर से फोड़, इस वाले हिस्से को फोड़ दोगे तो क्या होगा? बाहर अगर फोड़ दोगे तो बाहर खींचने वाला फोर्स खत्म हो जाएगा, अंदर वाला फोर्स लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा? कम होना शुरू है। अच्छा, अगर इसके अंदर वाले ग्रीन कलर के अंदर वाला हिस्सा फोड़ दो, तब क्या होगा? ये बढ़ेगा, फैलेगा और कैसा हो जाएगा? सर्कुलर हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है यहां पर, समझ आए? ए वाला फोड़ दोगे हिस्सा तो ए वाला एरिया क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बचा ये वाला एरिया, ये इतना एरिया बचेगा, ये वाला, समझ आए? तो ये वाला एरिया बचेगा, ये खुद को क्या करने की कोशिश करेगा? कम करने। तो कम करने के लिए ये अपनी लेयर को ऐसा कर लेगा, और ऐसा कर लेगा तो ए साइड से कैसा दिखेगा? कैसा दिखेगा? कॉनकेव दिखेगा। क्लियर रहेगा ना? समझ गए इस कॉन्सेप्ट को? समझ आ रही ना बात? चलो, यहां तक हो जाने के बाद अब अगला देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, उसी के जैसा। देखो, फ्रेम के ऊपर है, ध्यान से सुनना, उसी फ्रेम के ऊपर है। ये ऐसे था फ्रेम ना। पहले एरिया कितना है? 4x2 का। कितने का है? 4x2 का। तो देखो यहां पे ये ऐसे है, ये 4x2 का एरिया है। अब इसके बाद क्या होता है? एरिया कितना हो जाता है? देखो, ये वाली लेंथ मान लो 4 और ये वाली कितना मान लो? 2। ये वाली कितना मान लो? 2 मान लो ना। 4x2 हो गया। अब इसके बाद कितना हो जाता है चेंज होकर के? 5x4 हो जाता है। तो इसको 4 ही रखा है, 4 वाले को रहने दो। ये 2 जो है ना, वो बढ़ के 2 से कितना हो जाता है? 2 से कितना हो जाता है? 4 वाला तो 4 ही है, ये वाली साइड नहीं चेंज होगी ना, इसको बढ़ाना पड़ेगा। इसको बढ़ाने से क्या बढ़ जाएगा? एरिया क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो एरिया बढ़ जाएगा। तो आपसे कह रहा है द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज, किसकी वैल्यू पूछ रहा है? सरफेस टेंशन की वैल्यू पूछ रहा है। समझ आ रहे हैं? क्या नहीं, कम नहीं होगा। मैंने आपको बताया एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता सरफेस टेंशन, शुरुआत में ही बता दिया। एनर्जी और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, फोर्स और लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, इम्प्योरिटी पे डिपेंड करता है। समझ गए ना? सरफेस टेंशन वही है। अब इसका एरिया आपने क्या कराया? चेंज कराया। एक मिनट रुक जाओ। चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? टेंशन इनटू एरिया। अब यहीं पे एक बात पकड़नी है, बस आपका आंसर सही हो जाएगा। ये देखो, जब इसका एरिया चेंज हो रहा है ना, एरिया जब चेंज हो रहा है तो एक बात बताइए, इसके लेयर के दोनों साइड एयर है कि नहीं है? दोनों साइड एयर है ना, तो सरफेस टेंशन दोनों साइड काम करेगा ना। समझ पा रहे हो ना? अच्छा, जैसे लिक्विड ड्रॉपलेट होती थी तो एक साइड अंदर क्या होता था? लिक्विड,
बाहर खाली एयर होता था तो एक लेते थे। अच्छा इस बार क्या है, लेयर के दोनों साइड एयर है, तो दोनों साइड एयर है तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, बस यही ध्यान रखना होता है। समझ गए ना? अब आराम से आ जाएगा। आपसे एनर्जी कितना दी हुई है बताइए, 3 इंटू 10⁻⁻⁴। और टेंशन की वैल्यू कितना दी हुई है पूछ रहा है, टेंशन। और एरिया हम निकाल लेंगे, चेंज इन एरिया। ये वाला कौन सा एरिया है, फाइनल, फाइनल कितना है 20 माइनस इनिशियल कितना है 8। अच्छा सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो इसको मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 10⁻⁴ कर आ जाएगी टेंशन की वैल्यू। बस यही गलती होती, 2 छूट जाता, आंसर दूसरा हो जाता। समझ आ रही ना? 2 की कीमत समझ आ रही है। और कल से ही मैं बता रहा हूं, 3-4 जगहों पे बता चुका हूं कि जब सरफेस 2 से एक्सपोज्ड होगी तो 2 टाइम्स ले लिया जाएगा। समझ आ रही ना? इसका आंसर आप बताएंगे 1/8 आएगा ना, 1/8 आएगा। कर लिए आप? नेक्स्ट करवाएं? हो गया? चलो ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। ये जानते हैं किस पे क्वेश्चन है? ध्यान से सुनिएगा। ए लाइट वेट ए बी, ए बी आप लेंथ कितना 10 सेंटीमीटर कैन स्लाइड ऑन ए वर्टिकल फ्रेम एज शोन इन फिगर। देयर इज ए फिल्म ऑफ सोप, यहाँ पे फिल्म है सोप की, ठीक है, यहाँ पे फिल्म है सोप की, ट्रैप बिटवीन द फ्रेम एंड वायर, फाइंड द वेट दैट would be suspended from the wire to keep it in equilibrium। ये वेट का वजन कितना होना चाहिए? अच्छा ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? ऊपर सरफेस टेंशन और नीचे क्या लगेगा? वेट लगेगा। तो वेट बराबर होना चाहिए किसके? सरफेस टेंशन के, फोर्स के बराबर। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? ओए इधर देखो, सही लिखा हुआ था यार, मैं झूठे इरेज कर दी। पूछा है ना कितना वेट लटकाओगे जिससे ये क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। तो वेट बराबर होगा किसके? वेट बराबर होगा ऊपर की तरफ कौन लग रहा है? टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स कितना होता है? टेंशन इंटू लेंथ होता है, टेंशन इंटू लेंथ। ये क्या हो गया? फोर्स किसकी वजह से? टेंशन की वजह से जो ऊपर लग रहा है। अच्छा कितनी लेयर लगा रही है? 2 लेयर लगा रही है, एक इधर वाली और एक इधर वाली। तो यहां पे कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 2। और टेंशन की वैल्यू कितना दी हुई है? 25 डाइन पर सेंटीमीटर। तो 25 डाइन को किस में बदलोगे? न्यूटन में। तो 10 की पावर कितना हो जाएगा -5। और नीचे क्या है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को किस में बदलोगे? मीटर में। और लेंथ, लेंथ की वैल्यू कितना दी हुई है? 10 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा 0.1। तो ये जो आंसर आएगा न्यूटन में आएगा, 5 इंटू 10⁻⁻³ न्यूटन। तुम यार अच्छा गुमराह कर दिए। दिमाग यही कंसंट्रेट रखिए, ठीक है? मेरा तो इधर उधर जाना बनता है। चल अगला देखते हैं। आज कौन डे है? मंडे। कौन सा दिन है? मुझे तो हर दिन संडे लग रहा है आजकल। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है? वर्क डन इन ब्लोइंग, वर्क डन इन फार्मिंग है, ये दूसरा क्वेश्चन है। चलो इसको करते हैं, ट्राई करेंगे।
या मैं बताऊं? करिए ट्राई एक बार। कह रहा वर्क डन इन फॉर्मिंग लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस आर इज W1। लिक्विड ड्रॉप बनाने में रेडियस आर की W1 वर्क लगता है, तो 3R बनाने में वर्क लगेगा, उसका रेशियो बताना है। ठीक है, उसका रेशियो बताना है। तो वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? एरिया। वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? एरिया। और एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस का स्क्वायर। यही होता है ना? एरिया क्या होता है स्फीयर का? 4πr²। तो एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? रेडियस के स्क्वायर के। तो पहले केस में रेडियस कितना है? r, और दूसरे केस में रेडियस कितना है? 3r का होल स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 9r² ना। तो कितना हो जाएगा? समझिए, आसान क्वेश्चन ये भी। क्लियर है? अच्छा, ये क्या बनाया है? ड्रॉप बनाया। अगला क्वेश्चन जो कराऊंगा जिसमें बबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बबल बनाएंगे। ये हो जाएगा ना क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखो, ये क्वेश्चन देखो। द वर्क डन इन ब्लोइंग ए सोप बबल ऑफ वॉल्यूम V इज W। V वॉल्यूम का सोप बबल हम बनाते हैं तो वर्क कितना लगता है? W लगता है। अगर मुझे 2V का बनाना हो तो वर्क कितना लगेगा? समझ आ रहे ना? 2V का। तो सबसे पहले वर्क और वॉल्यूम का रिलेशन मुझे चाहिए। किसका चाहिए? वर्क और वॉल्यूम का। फिर उसके बाद आ जाएगा, ट्राई करिए पिछले जैसा। पिछला थोड़ा सा डिफरेंट था, ये वाला थोड़ा डिफरेंट। वर्क और वॉल्यूम में रिलेशन चाहिए। ठीक है, कैसे लाओगे? देखो, वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एरिया के। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पिछले वाले में देखिए, रेडियस से रिलेशन था, रेडियस से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा था। इस बार किससे पूछा है? वॉल्यूम से रिलेट कर। तो देखिए, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? 4/3πr³। यही होता है ना वॉल्यूम का स्फीयर के लिए। अब इसके बाद एरिया का फार्मूला क्या होता है? 4πr² होता है ना। यहां से आप r की जगह पे, अच्छा, एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बोलोगे? r²। तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया अगर करना है तो स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? a की पावर 1/2 हो जाएगा। समझ आ रही ना? या एक काम करते हैं, यहां से वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? रेडियस की पावर कितना है? 3 है। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर 3 है। तो यहां पे एक काम करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? रेडियस की पावर 3। तो रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/3। एक काम कर सकते हैं, यहां पे रेडियस की जगह पे पुट कर सकते हैं। तो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? रेडियस की जगह पे कितना पुट करोगे? v की पावर 1/3 और इसकी पावर कितना होगा? 2। तो एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v की पावर 2/3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? समझ आया? वॉल्यूम का ये फार्मूला है। यहां से वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r³ के। तो यहां से r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? इधर आएगा तो 1/3 हो जाएगा। और एरिया क्या होता है? 4πr²। एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। तो r की जगह पे ये वॉल्यूम का फॉर्मेट रख दिया।
तो हमारा ये आ गया एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम की पावर 2/3। तो यहां पे लिख सकते हो ना, एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम की पावर 2/3। अब देखो पहले केस में वॉल्यूम कितना है V, तो वर्क कितना है W, तो यहां पे कितना हो जाएगा W, और यहां पे कितना हो जाएगा V की पावर 2/3। दूसरे केस में वॉल्यूम कितना है बताइए, वॉल्यूम कितना है 2V, तो यहां पे कितना हो जाएगा 2V की पावर 2/3, और वर्क पूछ रहा है W डैश। समझ आ रहे? तो अगर आप चाहते हैं तो दोनों को क्या कर लीजिए डिवाइड, तो V और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो W डिवाइड बाई W डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 की पावर 2/3। तो W डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W डैश इज इक्वल टू पूछा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो W इंटू 2 की पावर 2/3। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 1 और इसकी पावर 1/3, कोई दिक्कत? पावर की पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो ये 2 की पावर कितना हो जाएगा 1/3 टाइम्स, बस आंसर हो गया। ये 2 की पावर 2 होगा, यहां तक क्लियर है ना? 2 की पावर 2 और उसकी पावर 1/3, तो पावर की पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, वही लिखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा ये 4 की पावर 1/3 टाइम्स W, बस आंसर हो गया। समझ गए ना? अच्छा क्वेश्चन है, वॉल्यूम को रिलेट कर दिया है इसमें। इसी के साथ सरफेस टेंशन के क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नया टॉपिक बबल एंड ड्रॉपलेट्स। ठीक है, और पढ़ेंगे कैपिलरी इफेक्ट। ये दोनों टॉपिक के क्वेश्चन करके क्लास रोक देंगे, जब आएंगे तब विस्कोसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर रहेगा ना? समझ आया कि नहीं? इसमें कोई दिक्कत? चलिए, क्लियर है ना? थोड़ा सा आप लोग जानते हैं इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता देता हूं, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन। ठीक है, क्या क्या? विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, और फिर उसके बाद ये जो बबल पढ़ने जा रहे हैं, ये 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली साल से पहले वाली साल में बबल पे क्वेश्चन आया था, इस पे आया था बबल पे, तो इस साल के लिए बबल भी इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करिएगा सरफेस टेंशन में वो 2 से कब मल्टीप्लाई करेंगे कब नहीं करेंगे वो चीज़ अच्छे से सीखी होनी चाहिए, बस उसी में गलती होती है, बाकी फार्मूले तो हर कोई जानता है। समझ आए? और एक इंपॉर्टेंट बात फिर मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख देता हूँ, सरफेस टेंशन एनर्जी, एरिया, फोर्स, लेंथ इन पे डिपेंड नहीं करता है। समझ आ रही ना बात? और किस पे डिपेंड करता है वो मैंने लिखा दिया। चलो अब चलते हैं, हेडिंग डालते हैं। एक क्वेश्चन और है यार, वो जो पढ़ाया है उस पे कर लेते हैं। कौन सा? फोर्स पर यूनिट लेंथ पे कोई क्वेश्चन नहीं कराया, ज्यादातर क्वेश्चन किस पे हैं? अरे सरफेस टेंशन का 2 फार्मूला होता है ना, एक फोर्स पर यूनिट लेंथ और एक क्या होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया। इस पे तो कोई क्वेश्चन नहीं किया है ना, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। वाटर इज केप्ट इन ए बीकर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। कोई बीकर है जिसकी रेडियस कितना है, बहुत हल्का सा क्वेश्चन है, ये बीकर है, इसकी रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, कंसीडर ए डायामीटर। अच्छा इसका ये जब ओपन करोगे तो इसकी सरफेस ऐसे होगी ना, नहीं समझ आ रहा है? अरे समझ आ रहा है? ये सिलेंड्रिकल है ना, कैसा है सिलेंड्रिकल है, तो पानी की सरफेस ऐसे ही तो होगी। तो ये उसकी डायामीटर कितना दे रखा है, अब वो रेडियस कितना दे रखी है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द फोर्स, ये फोर्स है, फाइंड द फोर्स बाय विच द सरफेस ऑन वन साइड ऑफ द डायामीटर पुल्स द सरफेस ऑन द अदर साइड। तो पहले इसकी डायामीटर बना दो, ये डायामीटर बन गई। अच्छा डायामीटर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया ना डायामीटर ने, एक इधर और एक इधर। कल मैंने आपको बताया था
कि सरफेस टेंशन क्या करता है, कोई भी एक लाइन डायामीटर लोगे तो उस लाइन को इधर वाली लेयर अपनी तरफ खींचती है और इधर वाली लेयर क्या करती है, अपनी तरफ। स्ट्रेचिंग फोर्स होता है ना, ये कैसा होता है, स्ट्रेचिंग फोर्स होता है। तो स्ट्रेचिंग फोर्स होता है, तो आपसे कह रहा है कि आप ये बताइए सरफेस टेंशन कितना होगा। तो इस बार इस वाले फार्मूले पे क्वेश्चन है, सरफेस टेंशन पूछा है, तो टेंशन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ ना। अच्छा, फोर्स की वैल्यू कहीं क्वेश्चन में गिवन है, फाइंड द फोर्स ही पूछा है, क्या पूछा है, फोर्स पूछा है, फाइंड द फोर्स। सरफेस टेंशन दिया है, क्या पूछा है, फोर्स पूछा है। तो सरफेस टेंशन दे करके फोर्स पूछा है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेंशन इनटू लेंथ। सरफेस टेंशन की वैल्यू कितना है, 0.075 और लेंथ, लेंथ क्या लोगे आप बताइए, डायामीटर ही तो लोगे, क्या लोगे, डायामीटर। तो डायामीटर की वैल्यू कितना होगी, डायामीटर ये 5 सेंटीमीटर है, 5 का कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, -2 मीटर में। बस आंसर हो गया, समझ गए ना। ये एक क्वेश्चन इस पे फोर्स पर यूनिट लेंथ पे टेंशन का जो फार्मूला है। समझ गए ना। ये कल ही तो पढ़ाया था कि आधा पार्ट अपनी तरफ खींचना चाहता है और बचा हुआ आधा पार्ट अपनी तरफ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ टेंशन का फार्मूला होता है, यहां से फोर्स निकल जाएगा। ठीक, चलो अब ड्रॉपलेट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। देखो प्रेशर ड्रॉप, प्रेशर ड्रॉप inside the droplet, inside the droplet। ड्रॉपलेट वर्ड से आपको पता चल रहा है, ड्रॉपलेट मतलब अंदर पूरा भरा हुआ पानी से और बाहर की तरफ एयर। तो ये ड्रॉपलेट आपकी थी, ठीक। इस ड्रॉपलेट को हमने ऐसे कट कर दिया, ऐसे कट कर दिया आधा हिस्सा। तो आधा हिस्सा कट करके निकाल लिया, ये ऐसे हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ये आधा हिस्सा कट कर दिया ताकि हम प्रेशर को एनालाइज कर सके, ठीक। ये हो गया, आधा हिस्सा कट करके निकाल दिया, ठीक। अब आप देखिए, दो प्रेशर लग रहा है, एक बाहर से लग रहा है, इसको बोलते हैं पी नॉट। क्या बोलते हैं, पी नॉट। एक डेरिवेशन कराऊंगा बहुत ही हल्का सा, फिर उसके बाद दूसरा अपने आप हो जाएगा। किसके लिए, ये ड्रॉपलेट के लिए, बबल के लिए अपने आप हो जाएगा, समझना ध्यान से। अच्छा, इधर से जो लग रहा है, इधर से, इसको बोलते हैं पी इनसाइड। इसको क्या बोलते हैं, पी इनसाइड। ये कटा हुआ हिस्सा है ना। अच्छा ये बताओ, कोई चीज टेढ़ी कैसे हो सकती है, रही तो सीधी होगी, ऐसे रही होगी ना। ये टेढ़ा क्यों हुआ होगा, कोई इधर से ताकतवर फोर्स लगा होगा ना, जो इधर से रोक नहीं पाया होगा। नहीं समझ आई बात। ये ऐसे कर्व क्यों है, इसका मतलब ये वाला क्या है, ज्यादा है, और ये क्या है, कम है फोर्स। समझ आए। इसलिए अंदर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा, और बाहर प्रेशर क्या होता है, कम, जिसकी वजह से ये कैसा हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। क्लियर रहेगा ना। अब देखो, एक चीज और यहां पे लगेगी, यहां पे सरफेस टेंशन लगेगा, ध्यान से फील करना इस चीज को बढ़िया से ना। ये सरफेस टेंशन लगेगा कि नहीं लगेगा, ये सरफेस टेंशन है ना। ये ऐसे वाटर ड्रॉपलेट है, समझ आ, वाटर ड्रॉपलेट है। तो वाटर ड्रॉपलेट की इस वाले हिस्से में, अच्छा सरफेस टेंशन ही तो इसको खींच, सरफेस टेंशन का मतलब क्या बताया था, जैसे बलून होता है, तो बलून की कोई भी सरफेस लीजिए, हर सरफेस कैसी है, स्ट्रेच है, हर सरफेस कैसी है, स्ट्रेच। तो ऐसे ही, ऐसे आप फील करिए, ये बलून था, इसको ऐसे बीच से कट किया ना, तो इधर की तरफ, जाहिर सी बात है। अच्छा ये गोल क्यों हुआ होगा, ऐसे कोई खींच के गोल कर रहा था ना, नहीं समझ आ रहा है। आधे हिस्से पे ध्यान दीजिए, आधे हिस्से पे। अब ऐसे कोई दिमाग ना लगाए, ऐसे कट करोगे तो बटुर जाएगा बलून, उस तरह से मत देखो, ये मेंटेन है। तो जाहिर सी बात है, अगर
ये कटा हुआ दिखा रहा हूं, है पूरे का हिस्सा, समझ पा रहे हो ना? तो अगर ये अभी पूरा है तो आप फील करिए। अच्छा ये बताओ, जहां से कट किया है ये आधा हिस्सा अगले आधे हिस्से को अपनी तरफ खींचना चाहता है कि नहीं खींचना चाहता? अभी तो पढ़ाया है, समझ आ रहे? कोई भी लेयर, अभी पिछले वाले में मैं थोड़ा सा फील के लिए दिखाई देता हूं, इसमें क्या बताया था, ये जो इधर वाले आधे हैं ना इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, और ये जो इधर वाले आधे हैं इसको अपनी तरफ। यही वाला कॉन्सेप्ट आप इसको देखिए बबल पे, अगर आधी लेयर को आप देखोगे, आधा कट कर दो, आधा कट करने के बाद आपको क्या फील होता है, ये ऐसे जो है ना सर्किल जैसा, ये जो सर्किल जैसा है सर्कमफेरेंस जैसा, इसको ऐसे इस तरफ स्ट्रेच कर रहा है ना, समझ आए? तभी तो वो स्फेरिकल होगा। तो ये क्या है, सरफेस टेंशन। अब आप देखिए इसकी मदद के लिए आया है सरफेस टेंशन, ये कमजोर था ना। अच्छा ये ड्रॉपलेट कब मेंटेन रहेगी, जितना अंदर से फोर्स उतना, तभी तो इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। तो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए ये जो कम पड़ रहा था पीआई से, उसकी भरपाई किसने की है, सरफेस टेंशन। बाहर से ऐसे फोर्स लग रहा है ना, समझ आ रहे? तो ये बाहर वाला कम था और ये अंदर वाला क्या था, ज्यादा, तो इसकी भरपाई कैसे हुई है, सरफेस टेंशन से, समझ आ? तो एक चीज आप देखिए, प्रेशर इनटू एरिया, ये फोर्स प्लस, अच्छा टेंशन से फोर्स कैसे बनता है, टेंशन इनटू, टेंशन किस पे लग रहा है, सर्कमफेरेंस, टेंशन इनटू लेंथ क्या कहलाता है, फोर्स ना। टेंशन इनटू लेंथ क्या कहलाता है, फोर्स। और लेंथ कितना होगी, 2 पाई आर ना। ये क्या हो गया, ये दोनों फोर्स किधर की तरफ लग रहे हैं, इधर की तरफ, एक पी नॉट और दूसरा कौन सा, टेंशन की वजह से ये दोनों फोर्स इधर की तरफ लग रहे हैं। अंदर की तरफ कौन लग रहा है, पी आई, प्रेशर इनटू एरिया, ये क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। तो इधर से फोर्स बराबर होगा उधर से, तो ये इधर से लगने वाला फोर्स है और ये उधर से लगने वाला, बराबर हो गया। अब इसको क्या करते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, तो T इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, पी आई माइनस पी नॉट। तो पी आई माइनस पी नॉट कितने के बराबर हो जाएगा, पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू टी इंटू 2 पाई आर ना। और एरिया कौन सा है, एरिया, अच्छा ये पी इनसाइड किस पे लग रहा है, क्रॉस सेक्शन पे, किस पे लग रहा है, क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितने के बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर। तो एक आर से एक आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 2t बाई आर, ये हो जाएगा पी आई माइनस पी नॉट। समझ आ रही ना बात, क्लियर रहेगा? हाँ एक चीज आपको कंफ्यूज कर सकती है, दिक्कत कर सकती है, जैसे इधर से प्रेशर इंटू एरिया लिया पी आई इंटू एरिया, और इधर से पी नॉट इंटू एरिया लिया फोर्स में, और दोनों एरिया को कॉमन ले लिया, दोनों को सेम मान लिया। इधर से एरिया पी आई जिस पे लग रहा है वो सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर, और पी नॉट जिस पे लग रहा है वो स्फीयर का आधा है, तो स्फीयर का पूरा एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, उसका आधा कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर। और जबकि ये वाला एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, कॉमन ले लिया, वो हो जाता है, समझ होता है, वो बर्नौली इक्वेशन से प्रूफ होता है। अगर उसकी डिटेल में जाऊंगा बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप क्या मान के चलोगे, एरिया क्या लिया जाएगा सेम, बाद में सोचने पे आपको दिक्कत ना आए इसलिए मैंने बता दिया। समझ आ रही ना, क्लियर रहेगा? क्या हुआ, नहीं समझा, क्लियर है? अच्छा एक बात और बता दीजिए, अगर ये ड्रॉप के लिए, एक मिनट आप बबल के लिए लिख लीजिएगा, अगर ये ड्रॉप के लिए, तो ड्रॉप के सिर्फ कहां पे एयर है, बाहर, अंदर क्या है भरा हुआ। अगर मैं बात करूं बबल की, तो बबल के अंदर भी एयर है और बाहर भी, तो यहां पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 की जगह पे कितना हो जाएगा 4, 2 गुना हो जाएगा। कर लीजिए इसको, थ्योरी तो लिख लीजिए, न्यूमेरिकल तो मैं करा दूंगा, ठीक है? क्लियर रहेगा ना? इसी पे पूछा था क्वेश्चन, इससे पहले वाली साल, मतलब इससे पहले से पहले वाली साल। ये ड्रॉपलेट के लिए है, किसके लिए, ड्रॉपलेट के। चलो एक चीज और देख लो, इसके लिए लिखो, किसके लिए, ये पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 4t बाई
आर, ये किसके लिए होगा? बबल के लिए, बबल के लिए। ठीक, एक और वैरायटी बता दूं फिर क्वेश्चन कराता हूं। कर लिया? अगला देखो, देखो एक मिनट सुनना। जैसे ये मान लेते हैं बबल है, ये लिक्विड कंटेनर के अंदर है, एक एयर बबल बना और इसके चारों तरफ लिक्विड है ना, चारों तरफ लिक्विड है ना, ठीक है। तो आपने बबल का फार्मूला रट के गया, पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, 4 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन डिवाइड बाई आर ना, ये रट के गए हैं आप। अब एक चीज देखिए, ये जो बबल है ना उसके चारों तरफ लिक्विड है, तो अब बचा क्या, किस तरह, एयर कितनी साइड है, एक साइड है, तब यहां पे ये वाला फार्मूला नहीं होगा, है तो बबल ही लेकिन फार्मूला होगा 2t अपॉन आर वाला। तो ये क्वेश्चन में जरूर पढ़ लीजिएगा कि बबल के चारों तरफ एयर है, अगर एयर है तो बबल के अंदर भी एयर, बाहर भी अंदर, बाहर भी एयर, तब 4t वाला यूज करोगे। और अगर बबल के चारों तरफ क्या है, लिक्विड है, तब 2t वाला यूज, ये गलती ना होने पाए। समझ गए ना बात? ठीक है, अब क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। एक क्वेश्चन छूट गया यार, चलो इससे काम चल जाएगा, सेम ही क्वेश्चन हो गया ना, कर ले जाओगे। एक क्वेश्चन इस पे मैं होमवर्क के लिए दे दूंगा, इस क्वेश्चन को कराते हैं। 2 liquid drops have diameter 1 centimeter 1.5 centimeter diameter, the ratio of, अच्छा जो क्वेश्चन होमवर्क के लिए कह रहा हूं इसमें डायामीटर दिया है, उसमें रेडियस दिया है, बस इतना सा फर्क। द रेशियो ऑफ एक्सेस प्रेशर इनसाइड देम इज, एक्सेस प्रेशर मतलब ये डेल्टा पी, ये जो है ना इसी को एक्सेस प्रेशर बोलते हैं, कंफ्यूज मत करिएगा लैंग्वेज से, ये जो है ना ये डेल्टा पी कहलाएगा और इसी को क्या बोलते हैं, एक्सेस प्रेशर, मतलब बाहर वाले प्रेशर से कितना एक्स्ट्रा है अंदर, उसी को क्या बोलते हैं, एक्सेस प्रेशर। ठीक है, तो अब आप देखिए इसको ट्राई करके बताइए, ये बहुत हल्का सा क्वेश्चन है, कर ले जाओगे। प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस क्या होता है, लिक्विड ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप है, डायामीटर दिया हुआ ना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेडियस के, ये पढ़ रखा है ना, ये पढ़ रखा है। तो डेल्टा P1 डिवाइड बाई डेल्टा P2 बराबर होगा R2 बाई R1 के, कोई दिक्कत है यहां पे? अब आप देखिए डायामीटर से रेडियस तो आपको आती है ना, रेडियस R2 कितना होगा, ये वाली है ना, ये वाली कितना होगा 0.75 ना, 1.5 का आधा, और ये कितना होगा 0.5, बस आंसर हो गया। हाँ निकाल ले जाओगे ना, आंसर कितना आ जाएगा 3/, अब रेडियस दे करके पूछ लेगा तो आपको ये काम करना नहीं पड़ेगा बस, मतलब डायामीटर को रेडियस में बदला है तो ये करना नहीं पड़ेगा आपको, बच जाओगे। ठीक, एक इसी से मिलता जुलता अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक, थोड़ा सा ट्रिकी है, हो जाएगा, चलो। देखो जो इससे पहले हमने ड्रॉपलेट टूटना और जुड़ना पे किया है ना, उसको जोड़ करके इस क्वेश्चन को जोड़ा है। ए वाटर ड्रॉप इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल बिगर ड्रॉपलेट, डिवाइड करके बनती है कितनी, 8 इक्वल ड्रॉपलेट। चलो इक्वल ड्रॉपलेट गिनती नहीं गिन रहे हैं, मान लेते हैं 8 है, ठीक है, 8 ड्रॉपलेट। द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द इनर एंड outer side of bigger drop will be, the pressure difference between inner and outer side of bigger drop will be,
तो बिगर ड्रॉप का मान लेते हैं प्रेशर डिफरेंस 1 है, और ये जो छोटी वाली है उसका जो है प्रेशर डिफरेंस कितना है, 2 है ना। इसी में रिलेशन पूछा है, ये जो बिगर ड्रॉप का प्रेशर डिफरेंस होगा वो स्मॉलर से कितना गुना होगा। तो बिगर ड्रॉप के प्रेशर डिफरेंस को P1 नाम दे दिया और स्मॉलर ड्रॉप के प्रेशर डिफरेंस को क्या नाम दे दिया, P2 नाम दे दिया। समझ आ रही ना बात। अब इसके बाद हमें पता है प्रेशर डिफरेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेडियस के। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या लिखोगे, डेल्टा P1 डिवाइड बाई डेल्टा P2 इक्वल टू क्या होगा, R2 डिवाइड बाई R1 ना, यही होगा। अब एक काम करते हैं, R इसकी रेडियस कितना है, R। अच्छा यहां पे R2 और R1 का मतलब क्या है, R2 मतलब छोटी वाली ड्रॉपलेट की रेडियस। हाँ तो क्या दिक्कत है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। हाँ लेकिन उसने कंपैरिजन करके पूछा है, ऑप्शन देखिए, इससे स्मॉलर ड्रॉप के प्रेशर डिफरेंस से। समझ आ रही ना बात। तो दोनों का हमें देखना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है ना। तो यहां तक हो जाने के बाद ये वाला रिलेशन आपको समझ आया। अच्छा रेडियस में रिलेशन, अच्छा ये R2 किसकी रेडियस है, छोटे वाले की, R1 किसकी है, बड़े वाले की। अब इसमें रिलेशन निकाल लेते हैं। समझ आ रहे, ध्यान से सुनना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैपिटल R इसको कर सकते हो, R2 को क्या लिख सकते हो, स्मॉल r, और इसको क्या कर सकते हो, कैपिटल R। इसमें रिलेशन मुझे चाहिए। तो वॉल्यूम हमें दे देगा, जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना वॉल्यूम इसका होगा। तो ये क्या करोगे, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब बराबर होगा 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, और कितनी ड्रॉपलेट है, 8। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहां से निकल आएगा, मुझे स्मॉल r की वैल्यू निकालना है। तो स्मॉल r क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r क्यूब डिवाइड बाई 2 की पावर 3 लिख सकते हो 8 को। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r/2। तो r/2 r, तो r क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखो डेल्टा P1 किसका प्रेशर है, बिगर ड्रॉप का, और डेल्टा P2 किसका है, स्मॉलर का। तो कितना आ जाएगा, स्मॉलर का प्रेशर डिफरेंस डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2। अब मैच कराइए कौन सा होगा, हाफ ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप। तो जो प्रेशर डिफरेंस स्मॉलर का होगा उसका क्या होगा, हाफ होगा। तो डी वाले से समझ गए ना क्वेश्चन। एक्सेस प्रेशर, ये वाला क्वेश्चन देखो। The excess pressure inside a soap bubble is balanced by an oil column of 2 mm. नहीं ये वाला नहीं, एक ऐसे ही है। हाँ ये वाला है। ये वाला, the excess pressure in a soap bubble is double of the excess pressure of second bubble। दो बबल है, ठीक है। एक बबल ये कर लो और एक बबल ये कर लो ना। इसका मान लेते हैं एक्सेस प्रेशर कितना है, P1, और इसका कितना है, P2 ना। अब कह रहा है द एक्सेस प्रेशर इन सोप बबल इज डबल ऑफ एक्सेस प्रेशर इन सेकेंड। इसी का क्या है, डबल है। समझ आ रहे, ये कॉन्सेप्ट पे मत जाना बड़े छोटे, बस समझाने के लिए कर दिए। समझ गए ना। पहले वाले का जो एक्सेस प्रेशर है वो 2 गुना है किससे, दूसरे। पिछले वाले का जस्ट उल्टा पूछ रहा है। पिछले वाले में क्या निकाला है, एक्सेस प्रेशर कितना गुना हो जाएगा। इस बार एक्सेस प्रेशर दे रखा है कितना गुना है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, द वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट बबल इज n टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ सेकेंड बबल। तो वॉल्यूम जो पहले वाले का है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट बबल इज n टाइम्स, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट बबल इज n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ क्या,
सेकेंड बबल। अगर ऐसा है तो आपको क्या पूछा, द वैल्यू ऑफ एन इज, यहां पे लिख लीजिएगा, द वैल्यू ऑफ एन इज, समझ गए ना? एक मिनट सुनिएगा, ओए क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एक्सेस प्रेशर इन ए सोप बबल इज डबल द एक्सेस प्रेशर ऑफ सेकेंड, ये काम हमने कर लिया। अब कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट बबल इज n टाइम्स द वैल्यू ऑफ सेकेंड बबल, ये भी काम कर लिया। अब हमसे कह रहा है, ठीक है, आप n की वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले यहां से देखिए, वॉल्यूम लिखिए 4/3 पाई r1 क्यूब, यही होगा ना पहले वाले का वॉल्यूम, r1 क्यूब इज इक्वल टू, या कैपिटल R कर लीजिए, कैपिटल R क्यूब। अभी आपको समझ आ जाएगा क्यों कैपिटल R किया है, समझ आ? और ये वाला क्या होगा 4/3 पाई, और ये कितना हो जाएगा स्मॉल r क्यूब, क्योंकि इसका ये जो पहले वाले का वॉल्यूम है इस वाले का n गुना है ना, तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम ज्यादा है v1 का, तो इसकी बड़ी रेडियस है और इसकी क्या हो जाएगी छोटी रेडियस। तो उल्टा हमने बना दिया है एक हिसाब से देखा जाए, यही मैं कह रहा था। ठीक, चलो यहां तक क्लियर रहेगा ना? अब अगली चीज देखिए, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, समझ आ रहे हैं? अच्छा, ये यहां से प्रेशर का रेशियो डेल्टा P1 डिवाइड बाई डेल्टा P2 कितने के बराबर होगा बताइए, 2 के। अच्छा, डेल्टा P1 डिवाइड बाई डेल्टा 2, ये रेशियो होता है R2 डिवाइड बाई, ये तो आप पढ़ चुके हो ना, इनवर्स रिलेशन होता है ना रेडियस का, तो R2 डिवाइड बाई R1। अच्छा, R2 मतलब क्या है यहां पे, R2 मतलब जिसकी रेडियस छोटी और R1 मतलब जिसकी रेडियस बड़ी। तो स्मॉल r डिवाइड बाई कैपिटल R का रेशियो आपको पता है, तो n की वैल्यू पूछा है, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल R डिवाइड बाई स्मॉल r की पावर 3, और यहां पे मुझे ये वाला रेशियो पता है, तो इसका क्या होगा उल्टा होगा ना रेशियो, तो उल्टा होगा तो कितना हो जाएगा 1/2 की पावर 3, तो कितना हो जाएगा 1/8। बस आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन था ये, नहीं समझ आई बात, क्लियर रहेगा ना? चलो एक बार और समझा दूं क्या? पहली लाइन प्रेशर वाली दी हुई है, दूसरी लाइन कौन सी दी हुई है, वॉल्यूम वाली, एन की वैल्यू पूछा था, समझ? ये वॉल्यूम बड़ा है तो इसमें कैपिटल R ले लो, ये वॉल्यूम छोटा है तो इसको स्मॉल r, बस इसको n की वैल्यू पूछा है, सॉल्व कर लो। चलो अगला करा दें, नेक्स्ट हो गया है, नेक्स्ट करें, बोलो यार। What should be the pressure? ये वाला, ये वाला देखो, What should be the pressure inside a small air bubble of इतना mm, radius situated just below the surface of water। अच्छा एक बात बताओ, ये देखो जो मैंने आपको हिंट की थी, पढ़िए क्वेश्चन में कौन है ये बबल, और सिचुएट कहां पे कर रहा है इनसाइड दी वाटर, जस्ट इनसाइड दी वाटर, मतलब इस तरह से कुछ होगा इसका सीन ना। अच्छा, ये किससे घिरा हुआ है, तो सिर्फ एक ही जगह पे एयर है ना, तो फार्मूला बबल वाला नहीं यूज होगा, कौन सा वाला यूज होगा 2T/R वाला, PI माइनस P0 ना, क्लियर रहेगा? अब इसके बाद क्या पूछ रहा है आपसे, सरफेस टेंशन दिया हुआ है, व्हाट शुड बी दी प्रेशर इनसाइड, प्रेशर इनसाइड PI पूछ रहा है ना। अच्छा, P0 कितने के बराबर हो, P0 को उधर कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 2T/R ना, प्लस P0। अच्छा, P0 सराउंडिंग में इसके जस्ट बाहर क्या है बबल के बाद, एटमॉस्फेरिक, तो एटमॉस्फेरिक की वैल्यू कितना होती है 10⁵, कितना लोगे ये 10⁵, 1 एटमॉस्फेयर कितने के बराबर 10⁵, और 2
इंटू टेंशन की वैल्यू कितना दी हुई है 72 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाई रेडियस के बारे में कहीं जी कह रहा है 0.1 मतलब 10 की पावर माइनस, बस आंसर आ जाएगा। बबल के चारों तरफ अगर कुछ नहीं मेंशन है, इसके चारों तरफ एयर ही एटमॉस्फेयर। हाँ सुन तो लो, यहां पे कौन सा प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक, और यहां पे कौन सा होगा एटमॉस्फेरिक प्लस रोजी एच, जो इसकी हाइट होगी ना, तो ये जस्ट सरफेस पे है ना, इतना बड़ा बबल बना दिए तो आपको लग रहा है गहराई में है तो सरफेस, तो बचेगा कौन सरफेस पे अगर रहेगा एटमॉस्फेरिक सिर्फ। एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं इसी के नीचे, इसी के जैसा एक क्वेश्चन होगा जो आपको करना होगा होमवर्क इसी स्लाइड के नीचे। समझ आ रही ना बात? ए सोप बबल हैविंग रेडियस ऑफ 1 mm, ठीक है, रेडियस 1 mm इज ब्लोन फ्रॉम ए डिटर्जेंट सोल्यूशन हैविंग सरफेस टेंशन इतना, द प्रेशर इनसाइड द बबल इक्वल्स at a point z0 below the free surface of the water in a container। ये अच्छा क्वेश्चन है, समझ आ रही ना बात? ध्यान से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये कहां से बबल कहां से निकल रहा है, ए सोप बबल हैविंग रेडियस इतना इज ब्लोन फ्रॉम द डिटर्जेंट सोल्यूशन हैविंग ए सरफेस टेंशन इतना, तो डिटर्जेंट सोल्यूशन से वो सोप बबल निकल रहा है, तो निकल के कहां जा रहा है एयर में, किसमें जा रहा है एयर में, तो यहां से फार्मूला हमारा कौन सा यूज होगा पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 4 टेंशन डिवाइड बाई आर, ये हो गया फार्मूला। अब यहां पे हमसे क्या पूछा है, द प्रेशर इनसाइड द बबल इक्वल्स, अच्छा ये दे रखा है प्रेशर इनसाइड द बबल, तो सबसे प्रेशर इनसाइड द बबल जो है वो इक्वल है एट ए पॉइंट जेड नॉट बिलो द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर इन ए कंटेनर। कह रहा है एक कंटेनर में वाटर भरिए कितनी हाइट तक, कितनी हाइट तक भरिए जेड नॉट, कितनी हाइट तक भरिए जेड नॉट हाइट तक भरिए, जितना इसके बॉटम पे प्रेशर होगा, जितना इसके कहां पे होगा बॉटम पे प्रेशर होगा, उतना है ये इनसाइड प्रेशर ना। तो अब आप देखिए इसके बॉटम पे प्रेशर एक तो एटमॉस्फेरिक होगा, एटमॉस्फेरिक होगा, तो एटमॉस्फेरिक होगा और प्लस कितना होगा रो जी एच, यही होगा ना, तो इसकी जगह पे पी आई की जगह पे क्या हो जाएगा पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच, यहां तक हो गया। अच्छा पी नॉट किसके बराबर है, कहां पे बबल जा रहा है एयर में, तो वहां पे क्या है एटमॉस्फियर, तो पी नॉट क्या होगा एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4T बाई आर, ये एटमॉस्फियर एटमॉस्फियर क्या हो जाएगा कैंसिल। अब क्या बच रहा है रो, क्या डेंसिटी वाटर की 1000, जी की वैल्यू कितना 10, और जेड एच की वैल्यू कितना जेड नॉट, एच की वैल्यू कितने के बराबर है जेड नॉट के, इक्वल टू क्या पूछा है आपसे, क्या पूछा है जेड नॉट की वैल्यू पूछा है क्या, इसको काट के 1000, ठीक है, द वैल्यू ऑफ जेड नॉट इन, जेड नॉट की वैल्यू पूछा है, ठीक है 4, और टेंशन की वैल्यू दिया है कि नहीं 2.5 इंटू 10 की पावर -2, और रेडियस 1 mm 1 इंटू 10 की पावर -3, बस जेड नॉट की वैल्यू आ जाए, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा हाइड्रोस्टैटिक्स को जोड़ दिया, प्रेशर को जोड़ दिया, प्रेशर वाले कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको इरेज करें, अब वो इरेज क्या करना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हेडिंग डालिए कैपिलरी इफेक्ट, लास्ट टॉपिक आज का कैपिलरी
इफेक्ट, कैपिलरी इफेक्ट क्या होता है? देखो थोड़ा सा फील करना, एक मिनट ध्यान से सुनिएगा। ऐसे एक कंटेनर है और इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ठीक। एक खूब चौड़ी सी पाइप लीजिए ना, चौड़ी सी पाइप लीजिए, तो इसमें कोई खास पानी का राइज नहीं दिखेगा चौड़ी सी पाइप लेने में। लेकिन अगर इसको यही कंटेनर है पानी का ना, और इसमें बहुत पतली सी पाइप लीजिए, बहुत पतली सी पाइप ले, और ये मान लेते हैं वाटर है, तो इसके अंदर क्या होता है? लिक्विड ऊपर दिख सकता है, अगर ये वाटर है तो ऊपर चढ़ा हुआ दिखेगा ना, और इस चौड़े वाले में नहीं दिखेगा। तो कैपिलरी इफेक्ट किस में दिखता है? तो इसमें राइज नहीं दिखता, इसमें दिख रहा है वाटर का राइज पतली पाइप में। तो कैपिलरी इफेक्ट जानते हैं कब आता है? जब पाइप कैसी होती है? पतली होती है। इसमें अगर राइज हो सकता है ना, लिक्विड अगर राइज होगा तो कैपिलरी की वजह से नहीं होगा, प्रेशर की वजह से होगा। किसकी वजह से? तो लिक्विड दो वजहों से राइज कर सकते हैं, एक किसकी वजह से? प्रेशर की वजह से, और एक किसकी वजह से? पतलेपन की वजह से। और जो पतलेपन की वजह से राइज होता है उसे क्या बोलते हैं? कैपिलरी इफेक्ट। अब राइज क्यों होता है उस पे जाने से पहले कुछ बातें समझते हैं, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। दो तरह के लिक्विड होते हैं हमारे पास, एक होता है वेटिंग, क्या होता है? वेटिंग लिक्विड, और दूसरा होता है नॉन वेटिंग। कौन सा होता है? नॉन वेटिंग ना, नॉन वेटिंग, ठीक है। अब देखो वेटिंग लिक्विड किसे कहते हैं और नॉन वेटिंग। जैसे ये सरफेस है, इस सरफेस पे पानी को अगर छोड़ोगे तो पानी को छोड़ोगे कुछ ऐसी लेयर बनेगी पानी को जब रखोगे ना, और अगर सरफेस पे ऐसा रखोगे और कोई ऐसा रह जाता है, इस तरह से रह जाता है, तो इसे बोलते हैं नॉन वेटिंग। ये फैल के सरफेस को क्या कर दिया? वेट कर दिया, इसे क्या बोलेंगे? वेटिंग। इसने फैला नहीं, तो अगर फैला नहीं तो वेट नहीं किया, तो ये क्या कहलाएगा? नॉन वेटिंग। अब दूसरी चीज सुनिएगा, दो तरह के फोर्सेस बताए थे मैंने। अगर सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उसे बोलते हैं क्या? कोहेसिव फोर्स। और अगर अलग अलग मॉलिक्यूल, मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? एडहेसिव फोर्स। तो अब आप देखिए, इसमें दो पॉसिबिलिटी थी। ये लिक्विड्स के मॉलिक्यूल थे ना, और ये जो व्हाइट कलर के हैं ये किसके हैं? सरफेस के ना। समझ आ रही ना बात? अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता तो कोहेसिव स्ट्रांग होता। कोहेसिव क्या होता? स्ट्रांग होता। अगर कोहेसिव स्ट्रांग होता तो एडहेसिव क्या पड़ जाता? कमजोर। इसमें कौन मजबूत है? इसमें आपस में क्या है? आपस में बॉन्डिंग बड़ी मजबूत है ना मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो बॉन्डिंग बहुत मजबूत होने की वजह से ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल है इसको खींच नहीं पा, मतलब एडहेशन कमजोर है। कोहेशन क्या है इसमें? इसमें कोहेशन क्या है? स्ट्रांग है। इसमें कोहेशन स्ट्रांग होता है, और इसमें कौन स्ट्रांग होता है? इसमें कौन स्ट्रांग होता है? एडहेशन ना। तो जिसमें एडहेशन स्ट्रांग होता है उसे क्या बोलते हैं? कौन सा फ्लूइड? वेटिंग। और जिसमें कौन स्ट्रांग होता है? कोहेशन, उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? नॉन वेटिंग। इसका एग्जाम्पल जानते हो कौन होता है? मरकरी। कौन होता है? मरकरी। और इसका एग्जाम्पल जानते हो कौन होता है? वाटर। इसका एग्जाम्पल कौन होता है? वाटर। समझ आ? अब एक चीज होती है एंगल ऑफ कांटेक्ट। इसमें देखना, एंगल ऑफ कांटेक्ट लगभग किसके बराबर है? ये जो थीटा है वो लेस देन क्या है? 90 डिग्री। और अगर कुछ ना दिया हो क्वेश्चन में तो ये थीटा अप्रॉक्स लेकर के चलते हैं 0 वाटर के लिए। कितना लेकर के चलते हैं? 0। अच्छा, इसमें थीटा देखिए, इधर देखना ध्यान से, ये वाला एंगल, इतने में लिक्विड है ना, तो ये थीटा क्या है? ग्रेटर देन 90 ना। तो इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? लेस देन 90।
तो उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, वेटिंग। और जिसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, ग्रेटर देन 90, उसे क्या बोलते हैं, नॉन वेटिंग। इसका एग्जांपल कौन है, मरकरी। समझ आ रही ना बात, क्लियर रहेगा ना। अब आप देखिए यही जो प्रॉपर्टी है, एक मिनट, इसमें कौन मजबूत है, कोहेसन, और इसमें कौन मजबूत है, एडिशन। इसी प्रॉपर्टी की वजह से क्या करता है, फ्लूइड सरफेस पे चढ़ जाता है। अच्छा ये बताओ, अब देखना ध्यान से, इसमें अगर वाटर होगा, इसमें अगर क्या होगा, ये क्या होता, वाटर होता, पहला एग्जांपल, इसमें क्या होता, वाटर होता। तो वाटर में कोहेसन कमजोर है, एडिशन मजबूत है। एडिशन मतलब वो लाइक करता है किसके बीच में, फोर्स, वाटर के बीच में और ये जो कैपिलरी की सरफेस है इसके मॉलिक्यूल के बीच में। तो कैपिलरी की सरफेस के मॉलिक्यूल और वाटर में कैसा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कैपिलरी का ये जो मॉलिक्यूल है वो वाटर को क्या करेगा, खींचेगा, जिसकी वजह से ये राइज होता है। नहीं समझ आई बात, क्योंकि इसके बीच में कौन स्ट्रांग है, एडिशन। तो एडिशन किसके बीच में होगा, कैपिलरी के मॉलिक्यूल और वाटर के। तो वाटर के मॉलिक्यूल को लगेगा सीढ़ी लगी हुई है, तो वो चढ़ने लगे। अच्छा ये बताओ, मरकरी होता तब, ये अगर ये लिक्विड मरकरी होता तो मरकरी में कौन स्ट्रांग है, कोहेसन। एडिशन लाइक ही नहीं करेगा तो ये चढ़ेगा ही नहीं, तो इसमें कैपिलरी फॉल हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, कैपिलरी फॉल, और इसमें क्या होता है, कैपिलरी राइज। और ये देन किसकी है, सरफेस टेंशन। ये राइज और फॉल जो है बेसिकली कॉन्सेप्ट किसका है, सरफेस टेंशन। तो मतलब कैपिलरी राइज और फॉल किसकी वजह से होता है, सरफेस टेंशन। और फ्लूइड राइज भी कर सकता है और फॉल भी कर सकता है, वो देन किसकी हो सकती है, प्रेशर भी हो सकता है। समझे, तो प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट अलग है, प्रेशर राइज और फॉल कराता है तो वो एक अलग कहानी है। और कैपिलरी राइज और फॉल किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। क्लियर रहेगा ना, सरफेस टेंशन इसका जिम्मेदार है। तो ये बात समझ आ गई। चलो ये वाली बात आप लिख लीजिए, मैंने आपको फील करा दी। आप कैपिलरी राइज और फॉल का सीधा फार्मूला पढ़ाता हूँ और फिर न्यूमेरिकल कराता है, ठीक। फिर क्लास खत्म। क्या हुआ, यहां तक हो गया ना, लिख चुके ना। वाटर के लिए कितना ले लोगे, 0, ठीक है। हो गया। अब हेडिंग ढलिए, कैपिलरी राइज, कैपिलरी राइज नो। कैपिलरी राइज में क्या होता है, ये लिक्विड है, ठीक। इसका मतलब यहां पे वाटर होगा तभी तो राइज कर रही है, ठीक। और इसमें लेयर ऐसी हो, ठीक। आपने देखा होगा ये जो पतला सा ट्यूब होता है ना, पतले से ट्यूब में जब पानी होता है ऐसे गोल सा छल्ला सा बना होता है ऊपर वाली लेयर ना, इसको मेनिस्कस बोलते हैं, ठीक है। और इसको देखना ध्यान से, इस तरह से होगा ऐसे गोल सा, ठीक है, बाउल जैसा। कैसा होगा, बाउल। थोड़ा सा इसकी पिक्चर यहाँ पे बना देता हूं मैं, ऐसे होगी, समझ आ रहे हैं, इस तरह से होगी। अब देखिएगा इसको लेके कौन गया है यहां तक, देखना ध्यान से। ऐसे क्या लगेगा, इस तरफ ये सरफेस टेंशन है, ये कौन है, फील करना, कल की कुछ बातें आपको फील आएगी। ये सरफेस टेंशन है ना। अब सरफेस टेंशन का ये वाला एंगल मान लेते हैं, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाए, सरफेस टेंशन को टी से दिखाते हैं ना, टी, और ये टी, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा। और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये भी एंगल थीटा होगा तो क्या हो जाएगा, टी। अच्छा दो मत दिखाओ, दो दिखाओगे कंफ्यूजन हो जाएगी, समझ आ रहा, एक ही दिखाओ तो ज्यादा सही है। मैं बता रहा हूं रीजन ना,
दो दिखा लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट गलत नहीं होना चाहिए। एक कंपोनेंट किया टी कॉस थीटा। अच्छा ये बताओ, ये मेनिस्कस पूरी है ना, तो दो टेंशन थोड़ी होगा है। ये मेनिस्कस ऐसे है ना गोल सी, तो टेंशन ऐसे चारों तरफ होगा ना, समझ आया? तो चारों तरफ, तो चारों का कंपोनेंट क्या होगा? टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, सब ऐड करके टोटल निकल आएगा। समझ पा रहे हो ना? क्लियर रहेगा? अब देखिएगा, इसको मैं पिक्चर बना देता हूं इस तरह से, यहां तक क्लियर है? अब देखो, सरफेस टेंशन का कौन सा कंपोनेंट? टी कॉस थीटा, पानी को किधर खींच रहा है? ऊपर। और नीचे की तरफ क्या लग रहा है? नीचे की तरफ क्या लग रहा है? mg। तो नीचे की तरफ क्या लग रहा है? mg। और ऊपर की तरफ पानी को खींच कौन रहा था? टेंशन। तो टेंशन टी कॉस थीटा, ये हो गया टेंशन फोर्स, इनटू क्या हो जाएगा? लेंथ ना। और आपको पता है इस लेंथ की जगह पे आप कितना लोगे? अरे यार, टेंशन इंटू लेंथ क्या कहलाता है? फोर्स। टेंशन इंटू लेंथ क्या कहलाता है? फोर्स। टेंशन की वजह से अपवर्ड फोर्स, और नीचे क्या लग रहा है? mg ना। अच्छा ये लेंथ किस पे लग रहा है? इस पे ना, सर्किल पे ना, तो लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा? 2 पाई आर। अरे इस पे लग रहा है ना, इस पे लग रहा है ना टेंशन, इस पे। समझ आई बात? इस पे गोल वाले हिस्से पे लग रहा है ना टेंशन। समझ पा रहे हो ना? गोल वाले हिस्से पे लगेगा, तो टेंशन इनटू क्या होगा? लेंथ। और लेंथ कैसी है? सर्कुलर है, तो कितना हो जाएगी? 2 पाई आर हो जाएगी। तो ये कितने के बराबर? 2 पाई आर। ये बात याद रखिएगा, ये वाला फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने फार्मूले पे क्वेश्चन आ जाता है। अब ये पता करना है मुझे, ये कितना हाइट गेन किया है? h। ये हाइट h पता करना है। तो h की वैल्यू होती है, सीधा सा फार्मूला बता देता हूं, h इज इक्वल टू होता है 2t cos थीटा डिवाइड बाई रो आर जी। ये फार्मूला होता है, ये हाइट कितना राइज करेगा उसका फार्मूला। अच्छा ये बताओ, इसको किसने खींच के ले गया है नीचे से ऊपर? टेंशन। तो कैपिलरी में कौन राइज कराता है? टेंशन। और बाकी फ्लूइड अगर राइज कर रहा है तो किसकी वजह से करता है? चौड़ी पाइप में प्रेशर की वजह से। समझ रहे हैं? देखिए टेंशन क्या काम कर रहा है। ठीक। अच्छा हाइट के फार्मूले में आप सब जानते हो ना, थीटा क्या है? कांटेक्ट एंगल, और टी क्या है? टेंशन, रो क्या है? डेंसिटी, आर क्या है? रेडियस ट्यूब की, और जी तो आप जानते ही हो। एच निकल आएगा कितना हाइट राइज करे। अच्छा एक बात बताऊं, एक मिनट सुनना, ये जो हाइट राइज का निकाले हो, अगर यहां पे मरकरी होता तो कैपिलरी राइज नहीं होता, कैपिलरी फॉल होता, और फॉल का भी फार्मूला यही रहेगा। बस ये एंगल जो थीटा है ना अभी 90 से कम है, और जब फॉल होता है तो नॉन वेटिंग की वजह से 90 से क्या हो जाएगा? ज्यादा, तो अपने आप फॉल बताने लगेगा। तो ये राइज के लिए भी फार्मूला और ये फॉल के लिए सेम फार्मूला, अलग से आपको फार्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, ये दोनों पे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैंने यहां से सीधा ये बताया। समझ रहे हो? चलो चलो, ओए ये फार्मूला हो जाएगा ना, अब क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। ठीक है, सबसे पहले एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन। पहले कैपिलरी की मीनिंग समझ आ जाए, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन बताइए, वाटर राइजेस टू ए हाइट h इन ए कैपिलरी ट्यूब। वाटर कितना राइज करता है? h हाइट राइज करता है अगर उसमें क्या लगाते हो? कैपिलरी ट्यूब लगाते हो। इफ द लेंथ ऑफ द कैपिलरी ट्यूब above the surface of water is made less than h। ये गजब का क्वेश्चन है। मतलब अगर आप वाटर के अंदर, किसके अंदर? वाटर के अंदर कैपिलरी ट्यूब डालते हो, तो कैपिलरी ट्यूब डालने के बाद ये कितना हाइट राइज करता है? h हाइट। कितना हाइट राइज करता है? h हाइट। अब आपने क्या किया, कैपिलरी ट्यूब को इससे छोटा रखा, तो कह रहा है पानी क्या कर जाएगा? वाटर डज नॉट राइज टू ऑल, या फिर वाटर राइजेस अप टू टिप ऑफ द कैपिलरी ट्यूब एंड देन स्टार्ट्स ओवरफ्लोइंग।
अगर ये ट्यूब छोटी यूज कर दोगे h हाइट से, तो क्या पानी भर के बाहर फ्लो होने लगेगा? ये ऑप्शन बी कह रहा है वाटर राइजेस अप टू द टॉप ऑफ द कैपिलरी ट्यूब एंड स्टे देयर विदाउट ओवरफ्लोइंग। ओवरफ्लो नहीं रहेगा और पानी रुका रहेगा। वाटर राइजेस अप टू ए पॉइंट ए लिटिल बिलो द टॉप एंड स्टे देयर। कौन सा सही होगा? नहीं समझ पाए क्वेश्चन? इसके अंदर कैपिलरी ट्यूब डालो, कैपिलरी ट्यूब डालने पे कितना हाइट गेन करेगा? h हाइट। अब अगले स्टेप में कह रहा है ना, इसको हटा लो। अब जो ट्यूब मैं आपको दे रहा हूं उसकी हाइट इस h से क्या है? कम है। तो कैपिलरी इफेक्ट की वजह से h हाइट गेन किया था। अब ट्यूब जो आपने यूज कर रहे हो वो h से क्या है यूज कर रहे हो? छोटी। तो कह रहा है छोटी यूज करने पे क्या पानी बहने लगेगा बाहर या नहीं बहेगा? क्या होगा? इस तरह से है बी वाला कल पढ़ाया था ना, इसीलिए आप अच्छा इसको, इसीलिए मैं बार बार कह रहा था सी वाला सही होगा। ध्यान से सुनना, इसको खींच कौन रहा है ऊपर? है आपको पता है इस पे पानी भरते जाओ, जब जब इसमें ज्यादा पानी होगा, मतलब हाइट कम होगी ट्यूब की ना, तो इसकी कर्व ऐसे हो जाएगी। आप कभी ग्लास में पानी भरे हो? टॉप पे जाकर के ऐसे थोड़ा सा कर्व टाइप हो जाती है, ज्यादा भर जाता है। तो जानते हैं सरफेस टेंशन जो ऊपर लग रहा था वो नीचे लगने लगेगा। जो चढ़ा रहा था वो अब क्या कर रहा है? रोक रहा है। जब रोकेगा, टेंशन की वजह से चढ़ रहा था, तो टेंशन की वजह से चढ़ रहा था, तो टेंशन की वजह से रुक भी तो जाएगा। तो इसी पे जा करके रुक के क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो सही कौन सा होगा? C1। अच्छा चढ़ किसकी वजह से रहा था? तो तब तक चढ़ता रहा, ट्यूब छोटा है, ट्यूब छोटा होने के चढ़ते चढ़ते एक टाइम आएगा ना, जब तक ध्यान से देखना ऐसे है तो ये टेंशन ऐसे लग रहा है ना, यही तो चढ़ा रहा है। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा और चढ़ाएगा और चढ़ाएगा, फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद लेयर ऐसी हो जाएगी। जब ओवरफ्लो की तरफ जाएगा, लेयर ऐसे होते ही टेंशन जो ऊपर लग रहा था अब नीचे लगने लगेगा। तो ऐसे पकड़ के कोई खींचे तो ये गिर सकता है क्या? पानी नहीं जा सकता। टेंशन ही चढ़ाया तो टेंशन ही तो रोक रहा है? इसका नेचर है। कल भी दिखाया था एक जगह कि जब आप ऐसे खींचने लगोगे तो वो अपोज करने लगता है, और अदरवाइज क्या करता है? उल्टा काम कर। आपको क्या लगता है जब आप इस ट्यूब को छोटी वाली डालोगे क्या होगा? आप बताइए, क्यों जाएगा? अच्छा खींच कौन रहा है? उससे पहले वाली लाइन का जवाब। तो बाहर कैसे जाने देगा जब उसकी डायरेक्शन पलट जाएगी? कर्व ऐसे हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? अगर वही खींच रहा है तो वही तो रोक देगा ना। क्लियर रहेगा ना? ओए समझ आया कि नहीं? ये तो कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला। अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक, आप एक काम करिएगा, थोड़ा सा फील के लिए बताऊं, हालांकि कैपिलरी इफेक्ट नहीं होता। आज जाके पानी डालिएगा ग्लास में रख करके, आप देखोगे शुरुआत में जल्दी जल्दी भरेगा, लास्ट स्टेज में थोड़ा थोड़ा गिराते रहो, भरता चला जाता है। रीजन क्या होता है? सरफेस टेंशन अपोज कर रहा होता है। समझ आए? तो लास्ट स्टेज में ज्यादा पानी डाल सकते हो एज कंपेयर टू इनिशियल स्टेज। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन कैसा हो जाता है? पलट जाता है। समझ आ रही ना? तभी ऐसे कर्व हो जाता है थोड़ा सा ऊपर। चलो ये वाला देखो। वाटर राइजेस इन ए कैपिलरी ट्यूब up to a certain height such that upward force of the surface tension balance the force इतना न्यूटन। ध्यान से सुनिएगा, ये वही लाइन है जो अभी मैं इस वाले फार्मूले पे बोल रहा था कि इस पे क्वेश्चन पूछता है। देख लीजिए एक बार, इस वाले पे टेंशन T cos थीटा इंटू लेंथ बराबर होगा किसके? mg के। ये बात पढ़ाई ना? टेंशन ऊपर की तरफ जो फोर्स खींच रहा है वो फोर्स बराबर होता है किसके? mg के। T cos थीटा L इज इक्वल टू क्या होता है? mg। अब देखिए इसी लाइन पे ये क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। इसी लाइन पे वाटर राइजेस इन ए कैपिलरी ट्यूब अप टू ए सर्टेन हाइट सच दैट अपवर्ड फोर्स ऑफ द टेंशन बैलेंस द फोर्स ऑफ इतना ड्यू टू वेट। मतलब इतना वेट को कौन बैलेंस कर रहा है? फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन अगर बैलेंस कर रहा है और टेंशन की वैल्यू दी हुई है इतना है, तो कह रहा है व्हाट मस्ट बी द इंटरनल सर्कमफेरेंस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। अच्छा ये T cos थीटा
इनटू क्या होता है एल, बराबर होता है किसके, कितने वेट को, mg, ये वाली वैल्यू वेट दिया हुआ है ना mg के, mg की वैल्यू कितना दे रखी है 75 इंटू 10 की पावर -5। पूछ क्या रहा है आपसे, सर्क्यूमफेरेंस, ये जो लेंथ है यही तो है सर्क्यूमफेरेंस, लेंथ ही क्या है सर्क्यूमफेरेंस, तो लेंथ पूछ रहा है तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 75 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइड बाई t cos थीटा। अच्छा t की वैल्यू कितना दी हुई है, t की वैल्यू 6 इंटू 10 टू द पावर -2, और cos थीटा की वैल्यू मैंने आपसे क्या बोला है लेने के लिए, अगर नहीं दिया हुआ है, अगर नहीं दिया हुआ है तो क्या ले लोगे 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये तो 1 हो जाएगा, बस आपका सॉल्व कर लो आ जाए है? हाँ कर ले जाओगे ना, आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। अरे ठीक है भाई, मैं भी भूखा ही हूं। इस वाले क्वेश्चन को देखो, देखो ट्राई कर सकते हो। If the capillary of radius r is dipped in water, height of water that rises in it h height rise करता है और mass कितना m। If the radius of the capillary is double, the mass of water that rises in the capillary will be। अगर रेडियस को क्या कर देते हैं डबल कर देते हैं, तो आप ये बताइए पहले मास m राइज करता था जब हाइट h थी, आपने रेडियस को क्या कर दिया डबल, तो आप ये बताइए अब मास कितना राइज करेगा, तो उस फार्मूले पे आ जाइए t cos थीटा इनटू क्या होता है लेंथ सर्क्यूमफेरेंस कितने के बराबर होती है 2 पाई r, बराबर होता है किसके mg के। तो यहां से इतनी चीजें कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है, g भी क्या है कांस्टेंट, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है r, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या r। अगर आपने रेडियस को डबल किया है तो मास क्या हो जाएगा डबल, बस आंसर हो गया। अगर रेडियस को आपने क्या किया है डबल, तो मास भी क्या हो जाएगा डबल। हो जाएगा, हो जाएगा ना, आसान क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, बस हल्के हल्के क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लेते। ये वाला बताओ, देखो ये वो वाले फार्मूले पे है एच वाले, 3 लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी ρ1 ρ2 ρ3, जिसमें सबसे बड़ी ρ1 है, फिर ρ2 है, फिर ρ3, हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन, हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन राइज टू द सेम हाइट। तीनों में लिक्विड क्या सेम हाइट इन द 3 आइडेंटिकल कैपिलरीज। 3 अलग अलग लिक्विड है, तीनों में कैपिलरी ट्यूब आइडेंटिकल डाला जाता है, तीनों में आइडेंटिकल अगर कैपिलरी ट्यूब डाला जाता है और टेंशन उसको क्या करेगा राइज करेगा, और तीनों में सेम हाइट राइज करती है, क्या राइज करती है सेम हाइट राइज करती है। तो कह रहा है द एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट का दिया हुआ है कि कैसा होगा रिलेशन, इसमें बराबर होंगे बड़े या छोटे होंगे वो देख लेते हैं। h इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, h इज इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइड बाई रो आर जी। अब इसमें देखो दो चीजों का जिक्र है इसमें, एक तो एंगल पूछा है और डेंसिटीज का दिया हुआ है ना, तो डेंसिटीज और एंगल को छोड़ दीजिए, बाकी सब क्या हो जाएंगे कांस्टेंट। अच्छा तीनों केसेस में हाइट क्या है सेम है, तो हाइट अगर सेम है तो आपको लग नहीं रहा है कि cos थीटा 1 डिवाइड बाई क्या होगा ρ1 बराबर होगा किसके cos थीटा 2 डिवाइड बाई ρ2 बराबर होगा किसके cos थीटा 3 डिवाइड बाई ρ3। ऐसा होगा कि नहीं, हाइट तीनों की क्या है सेम है, बाकी कांस्टेंट थे तो कट जाएंगे, समझ आ रहे, यही दो वेरिएबल है। अच्छा ये बताओ आप खुद सोच करके बताओ, अच्छा cos 0 की वैल्यू ज्यादा होती है या cos 90,
कॉस जीरो की वैल्यू ज्यादा होती है, मतलब एंगल कम वैल्यू ज्यादा होती है कॉस थीटा की। तो अब यहां से अंदाजा लगाइए, अगर ये सब इक्वल हैं तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसका कॉस थीटा ज्यादा होगा। डेंसिटी 1 की ज्यादा है ना, रेशियो सेम है ना, कॉस थीटा डिवाइड बाई डेंसिटी का रेशियो क्या है, सेम है। जिसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, उसका कॉस थीटा, और जिसका कॉस थीटा ज्यादा उसका थीटा कम। क्या हाँ नहीं, ये मान लेते हैं रो वन ज्यादा है ना, ये 15 है और ये 45 है, कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये अगर मान लेते हैं 10 है तो ये 30 है, कितना आएगा, 3। और ये मान लेते हैं 5 है तो ये कितना आएगा, 5 है तो ये 15 ले लेते, समझ आ रहा। तो जिसका रो वन ज्यादा उसका कॉस थीटा ज्यादा, और जिसका कॉस थीटा ज्यादा उसका थीटा कम। तो थीटा 1 क्या होगा, कम, उससे बड़ा क्या होगा, थीटा 2, सबसे बड़ा कौन होगा। तो रिलेशन क्या होगा, थीटा 1 से बड़ा होगा कौन, थीटा 2 से बड़ा होगा कौन, थीटा। ये पूछा था, समझ रहे हो, कर ले जाओगे ना, ये अच्छा क्वेश्चन है पीवाईक्यू में से। ठीक है, 2 क्वेश्चन कराऊंगा बस, ठीक है, उसके बाद जो बचेगा वो, उसमें से 2-3 होमवर्क है, लास्ट के 2 क्वेश्चन अभी वो पढ़ाया नहीं है टॉपिक, ठीक है। चलो, इसको बताइएगा, ए कैपिलरी ट्यूब इज टेकन फ्रॉम द अर्थ टू द सरफेस ऑफ मून ना, राइज ऑफ लिक्विड कॉलम ऑन द मून इज, मतलब कितना राइज करेगी। तो हाइट और जी की वैल्यू चेंज होगी ना मून पे, जी की। तो हाइट फार्मूला क्या होता है, h इज इक्वल टू 2t कॉस थीटा डिवाइड बाई क्या होता है, रो आर जी, यही होता है ना। तो h का कैसा रिलेशन है g के साथ, इनवर्स है। तो आप कह सकते हो ना h अर्थ डिवाइड बाई h मून बराबर होगा किसके, g अर्थ और यहां पे g मून के ना। तो g मून दिया हुआ है, g अर्थ का कितना होता है, अगर ना भी दिया हो तो आपको रटा रहना चाहिए, g अर्थ क्या हो जाएगा, कैंसिल, h अर्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ वो h मून इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ h अर्थ। तो अर्थ पे जो भी हाइट होगी उसका 6 गुना ज्यादा हो जाएगी हाइट का राइज, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। हो गया ना, एक लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन सरफेस टेंशन पे है, ठीक है। इसको कर ले जाओगे, मैं खाली फार्मूला लिख दे रहा हूं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म सोप बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ए सोप सोल्यूशन इज, क्या बनाना है, सोप सोल्यूशन से क्या बनाना है, सोप बबल। तो सोप बबल बनाना है, एनर्जी पूछ रहा है, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, और टेंशन इनटू एरिया। लेकिन सोप बबल बनाना है, ड्रॉप नहीं बनाना है। सोप बबल बनाना है तो इनटू क्या आएगा, 2, बस टेंशन की वैल्यू रखो, एरिया की वैल्यू रखो, आजा, ठीक है। और इसके अंदर एक क्वेश्चन में विस्कोसिटी वर्ड लिखा हुआ है, उसको छोड़ करके बाकी 3 या 4 क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं, उसको आप होमवर्क करिएगा, जो नहीं आएगा पूछिएगा, जरूर कर लीजिएगा। उसमें से एक टेंशन के ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ आ रही ना, उसको आप ट्राई करिएगा। और आज की क्लास यहीं तक,
जब आऊँगा तो स्टोक्स लॉ पढ़ाऊँगा, उस दिन 40-45 मिनट की क्लास होगी और चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और अगर मूड रहा तो उसी दिन नया चैप्टर भी पढ़ा देंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।